आप सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। देर आए पर दुरुस्त आए। बड़ी दिनों से इस बात पे चर्चा चल रही थी कि पॉलिटी की क्लास एक ऐतिहासिक क्लास के रूप में उभर के आए। पॉलिटी का मतलब इस क्लास को हम लोग कई दिनों से मेरी टीम क्या मैं खुद नहीं टाइम मिल पा रहा था। कई बार सोचा गया पर बहुत लेट हुआ। तो इस एंड सेशन पे आई है कि हर व्यक्ति इसे देख सकता है। पर पॉलिटी आप क्यों ऐसा बताते हैं? पॉलिटी का मतलब राज्य व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। भारत की राज्य व्यवस्था कैसे चलती है, हर व्यक्ति के लिए मायने हैं, हर व्यक्ति के लिए जरूरती है। जैसे हर व्यक्ति को जीने के लिए भोजन, सांस, पानी की जरूरत है, उसी प्रकार इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ नियम कानून, कुछ व्यवस्थाओं की ज़रूरत है। उस व्यवस्थाओं को ज़रूरत या जारी रखने के लिए कुछ पहले से हमारे पास डेटा उपलब्ध है। उसी डेटा को मैं आप सभी के सामने आज कुछ आसान शब्दों में मुखाबित करूंगा आप सभी को। तो क्लास का नाम क्या होने वाला है सर? पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था। देर आए हैं पर दुरुस्त आए। आज पूरी पॉलिटी के शब्दकोश को, पूरी टर्मिनोलॉजी को वन बाय वन हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद कैसे इस कंपनी में कैसे पॉलिटी का संवैधानिक विकास हुआ, पॉलिटी में क्या क्या सर हम पढ़ते हैं, पॉलिटी कहाँ इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है सर। तो उसी को आज हम वन बाय वन बातों को करेंगे। आप सबका सहयोग चाहिए। वीडियो कुछ बड़ी हो सकती है पर क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। किसी ने कहा है कि आप हारते तब हैं जब आप खुद से हार जाते। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना बातचीत के अब। और आज जहाँ तक उम्मीद रखते हैं, मैं ये नहीं कहता मैं आपको पॉलिटी एकदम, मैं उस सब्जेक्ट का विद्यार्थी हूँ। तो आप सभी के सामने मैं एक इस क्लास को प्रस्तुत करूँगा, बताऊँगा कि क्या होता है एक्चुअल में, कहाँ बच्चे को समझ नहीं आता। तो हम लोग मिल बांट के समझेंगे क्या है, क्या आज होने वाला है। पॉलिटी, ज़्यादातर बात हम लोग हिंदी में करेंगे आज। ज़्यादातर बात हम लोग हिंदी में करेंगे। पॉलिटी मतलब होता है राज्य व्यवस्था। पॉलिटी का मतलब क्या होता है? राज्य व्यवस्था। क्या होता है इसका? राज्य व्यवस्था। काफ़ी बुकें आप सबके मार्केट में भी उपलब्ध हैं, कहीं कहीं किताबें कई हैं, बहुत सारी हैं। तो आज हम लोग चलिए पॉलिटी में राज्य व्यवस्था की बात करते हैं। किसी भी देश को, किसी भी परिवार को बनाए रखने के लिए एक कानून की ज़रूरत होती है, एक नियम व्यवस्था की ज़रूरत होती है। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज पूरी बात को। तो सबसे पहले जो हमारा पॉलिटी में हम पढ़ते क्या है, थोड़ा आपको मुखाबित कर दें। पॉलिटी में हम लोग संविधान पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। इस संविधान में क्या क्या है हम उसकी बात करते हैं कि संविधान क्या है। तो इस संविधान को आने से पहले हम इस संविधान की थोड़े से पुरानी बात को करेंगे, जिसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। दैट इज क्लियर। क्या बात करेंगे? संविधान की। तो इस संविधान में हम आज थोड़ा सा आपसे टाइम लेंगे पर कुछ देखे जाएंगे। भारत का या भारत के संविधान का, भारत का संवैधानिक विकास, क्या भारत का हेडिंग अगर आप लोग बनाए, हेडिंग क्या आप लोग समझिए यहीं से। भारत का संवैधानिक विकास।
भारत का संवैधानिक विकास, जैसे ही एक परिवार की बात की जाए तो हर एक आदमी एक के बाद एक होता है, ऐसे ही हमारा विकास कैसे हुआ है, हम कहाँ से आए हैं, पृथ्वी का विकास कैसे हुआ है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, आप कहीं ना कहीं कोई बुक कोई ऑथराइज करते हैं। तो ऐसे ही आज हम पूरे संविधान का विकास कैसे हुआ है वहाँ पे बात करते हैं। ज़्यादा देर नहीं लेंगे इस पे, हम आएंगे अपने संविधान पे। तो इन सब के बारे में आप थोड़ा सा समझने की कोशिश ये करिए कि आपको पता है कि हम एक गुलाम थे, हमारा देश एक गुलाम था, और गुलाम करने वाले ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, और इन्हीं अंग्रेज को ही हम मानते हैं कि ये हमें गुलाम बनाए। तो भारत का संवैधानिक विकास का अगर हम लोग शुरुआत माने तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही बात आती है। भारत का संवैधानिक विकास का स्रोत जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी की स्थापना से हम लोग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना से ही हम लोग भारत के संवैधानिक विकास की शुरुआत को मानते हैं। क्योंकि रीजन यहाँ पे ये आता है कि इसकी जो शुरुआत या स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो सन 1600 ईस्वी में हमारी इस कंपनी की स्थापना हुई थी। कंपनी की स्थापना का मेन रीजन क्या था हमारे यहाँ आने का, कि भारत में बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां आई थी विकास व्यापार करने के लिए। इसी में से एक कंपनी थी हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सन 1600 में इसकी स्थापना हुई, आने का क्रम इसका शायद 1602 है। ये हिस्ट्री का भी पॉइंट है और पॉलिटी का भी पॉइंट है। तो यहीं से हम पूरे संविधान की शुरुआत को नींव रखते हैं। यहाँ पर जब ये कंपनी आई तो धीरे धीरे ये कंपनी व्यापार कर रही थी, बट उसके पीछे ही इन्होंने हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये अंग्रेज थे, इनकी एक बहुत अच्छी नीति थी, फूट डालो राज करो। क्या था, ये भारत के लोगों को पहचान चुके थे। कंपनी का शासन अगर देखा जाए तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। ईस्वी में प्लासी का युद्ध, जितने लोग मैदान में युद्ध लड़ रहे थे उससे ज्यादा लोग बाहर मैदान में खड़े तालियां बजा रहे थे। अगर ये सब उस समय साथ देते तो शायद ये कंपनी हमारी आज हमको गुलाम ना बना पाती। पर यहाँ इंडिया का एक सबसे बड़ा खौफ और खतरनाक ट्रेंडिंग है कि लोग देखने ज़्यादा जाते हैं, करने कम जाते हैं। लोग तालियां ज़्यादा बजाते हैं और ताली बजने वाले कम बनते हैं। तो यहाँ भी कुछ यही कमी थी। तो जब हमारा प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी का, इसमें सिराजुद्दौला मारा गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। यहाँ पर कंपनी जो है, जब सिराजुद्दौला मारा गया यहाँ पे, तो इंडिया कंपनी एक मुख्य राजनीतिक ताकत बन के आ गई यहाँ पे। जब यहाँ पे इंडिया क्या बन गई, मुख्य राजनीतिक ताकत, मुख्य राजनीतिक ताकत बन के आ गई। क्योंकि यहाँ उसने देख लिया इनका फेलियर पॉइंट हमें मिल रहा है। 1757 प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया, छल से मारा गया था, उसका रीजन कुछ और हम लोग पढ़ेंगे आगे। यहाँ से ये आपकी कंपनी जो है मुख्य राजनीतिक ताकत बन के आई। इसके आगे थोड़ा सा एक पॉइंट और होता है 1764 का। 1764 का जो आपका पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। (1764) में जो है बक्सर का युद्ध होता है और यहीं पर इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है। इस संधि के बाद कंपनी जो है बिहार उड़ीसा में सर्वे सर्वा हो गई। इसी संधि के बाद, इलाहाबाद की संधि के बाद, कंपनी जो है बिहार
उड़ीसा, इन सब जगहों पे क्या हो गई, सर्वे सर्वा हो गई। सर्वे सर्वा का मतलब ये है कि कंपनी पूर्ण प्रभुत्व में आ गई। कंपनी जो है प्रभुत्व में आ गई, संप्रभुत्व में आ गई, भारत पे पूर्ण पूर्ण अपना क्या करने लगी, अब अधिकार जमाने लगी। आए थे व्यापार करने और अब क्या कर रहे हैं, हम पे हुकूमत जमा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा संवैधानिक विकास है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई, 1757 में उसने देखना 1.5 साल के बाद उसने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। प्लासी का युद्ध हुआ, राजनीतिक पार्टी बनने की ताकत बन के आई। 1764 में उसने बक्सर का युद्ध किया, इलाहाबाद की संधि हुई। उसके बाद उसने बिहार में, उड़ीसा में अपना क्या कर लिया, प्रभुत्व जमा लिया, सर्वे सर्वा हो गई। तो ये थोड़ा सा था हमारा संवैधानिक विकास। इसी के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, पर आज उन पर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। कैबिनेट मिशन आया, पिक्स इंडिया आई, मार्ले मिंटो एक्ट आया, तमाम प्रकार के आपके एक्ट आए, भारत अधिनियम 1935 बन के आया। तो ये कंपनी का संवैधानिक विकास यहाँ से होता है। इतना पॉइंट आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। कर लिया, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, बहुत थोड़ा सा जाएंगे, और कहाँ तक जाएंगे ये तो उम्मीद नहीं। तो भारत का संवैधानिक विकास क्लियर हो गया सभी को। कहीं भी पॉइंट आता है तो आप क्या बताएंगे, अब पॉइंट क्वेश्चन कहाँ बना था ये देख लीजिए। 2 क्वेश्चन बन के आया था यूपीएससी में। ये आपके लिए होमवर्क है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से सत्ता में कब आई, सत्ता या शासन लिखा था वहां पे, कब आई। एक पॉइंट ये आया था। दूसरा आया था भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआती दौर क्या है, शुरुआत का पॉइंट क्या है, का बिंदु क्या है। ये इंडिया का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का। दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अब चलिए थोड़ा सा आगे। आज आपको क्लास बोरिंग होने वाली बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अगर आप पूरे अपने भारत देश को नहीं समझते हैं, आप अपने इस देश की व्यवस्था को नहीं समझते हैं कि हमारा देश कैसे चल रहा है, इसके पीछे कौन सी शक्ति लगी हुई है, फिर आप नहीं कुछ नहीं समझते। ये हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने देश की सारी बात को समझ सके, अपने आप को इस देश का एक नागरिक समझ सके, उसका क्या कर्तव्य है, कहाँ से ये चीज़ें हो रही हैं, दूसरे को दोषी ठहरा देता है। तो इन सबका पॉइंट आज कुछ मैं आपको कोशिश करूँगा कि क्लियर हो। बट चलिए, जहाँ तक उम्मीद होगा आगे ही चलेंगे हम लोग। तो अब हम आते हैं कुछ संविधान पे। सबसे पहले कहाँ आते हैं, संविधान पे। कॉन्स्टिट्यूशन, ज़्यादा इंग्लिश का प्रयोग नहीं करेंगे, 60-40 का कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि मैं एक खुद हिंदी मीडियम का छात्र हूं। मैं आपको हिंदी मीडियम की प्राथमिकता दूंगा, बट मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हिंदी के बाद पढ़िए तो इंग्लिश को भूल जाइए, क्योंकि अगर कोई हिंदी हमारी माँ है तो क्या कोई माँ को प्यार करता है तो क्या बहन को प्यार नहीं करता, भाई को प्यार नहीं करता है। तो यही मैं अपने आप को कॉम्बिनेशन बनाता हूं। मैं खुद का ये बता रहा हूं
कि अगर मैं हिंदी को माँ समझता हूँ और सभी को उनकी भाई बहन बेटियां समझता हूँ, मैं लैंग्वेज को ही बताता हूँ आपके लिए, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, तो ज़्यादातर चीज़ें हम लोग हिंदी में करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आज तक नहीं टॉपिक क्लियर हुआ बहुत लोगों को, और होना भी चाहिए सभी को पता कि संविधान क्या है। संविधान का मतलब होता है किसी भी देश के किसी भी घर को चलाने के लिए हर किसी का काम बटा होता है। एक घर को चलाने के लिए कुछ नियम पिताजी बनाते हैं, आपके माताजी कुछ नियम बनाती हैं कि हर आदमी का ये काम है, ये काम के बाद आपका जो पॉइंट आता है, तो अभी देखा जाए तो पिताजी का काम है घर में पैसा कमाना, माताजी का काम है गृहस्थी को संभाल के रखना, पैसा पिताजी लाएं कैसे काम को अरेंज करना। हम लोगों का बच्चों का काम होता है कि किताबों को पढ़ना, अपना कर्तव्य करना। तो एक छोटे से 4-5 लोगों की फैमिली को चलाने के लिए यदि आपको कुछ कानून की ज़रूरत होती है, कुछ व्यवस्था की ज़रूरत होती है, तो क्या इतने बड़े देश को चलाने के लिए, क्या इतने बड़े देश के 140 करोड़ के लोगों को चलाने के लिए किसी भी पॉइंट की, किसी भी गाइडेंस की, किसी भी नेतृत्व की क्या ज़रूरत नहीं होगी? तो यदि किसी की ज़रूरत होती है तो उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं संविधान। पॉइंट क्लियर हुआ? किसी भी देश को चलाने के लिए जिस व्यवस्था, जिसका लेखा जोखा का प्रयोग किया जाता है उसी को बोलते हैं संविधान। एक घर को आप पूरा संविधान एक सरकार समझिए, हम आगे अभी समझाएंगे आपको एक एक पॉइंट। तो संविधान कुछ क्लियर हुआ नॉर्मल लैंग्वेज में, किसी घर को, किसी देश को चलाने के लिए यदि कोई एक लिखित लेखा हमें प्राप्त हो तो उसे क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। कुछ पॉइंट अभी आपके सामने लिखने वाला हूँ, ये तो बताने वाला पॉइंट था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया। किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी घर को चलाने के लिए जिस नियम कानून की ज़रूरत होती है, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। तो अब हम कुछ मेन पॉइंट लिखने वाले हैं, टेक्निकल पॉइंट लिखने वाले हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। संविधान हमारा क्या है? एक प्राथमिक कानून है। संविधान हमारा क्या है? एक प्राथमिक कानून है। प्राथमिक कानून का मतलब इनसे ही सब कुछ बनेगा, इनसे ही सारे कानून बनेंगे। जैसे बिना बीज के पौधा नहीं आएगा, ये हमारा क्या है? प्राथमिक कानून है। एक हमारा क्या है? नियमों का संग्रह है, नियमों का संग्रह। अगला पॉइंट अगर और थोड़ा सा आगे लिखना चाहें तो लिखेंगे शासन व्यवस्था की नियमावली है। शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था की रूपरेखा है। शासन व्यवस्था की रूपरेखा है। अगर और लिखना चाहें तो किसी देश के भावी निर्माण के लिए, किसी देश के भावी निर्माण के लिए एक कानूनी योजना या जिम्मेदार है, का भावी निर्माण के लिए जिम्मेदार है, जिम्मेदार योजना है, जिम्मेदार योजना है। और थोड़ा सा अगर एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहें तो आपने देखा होगा सरकार को शक्ति व सीमाएं प्राप्त करता है। ये पॉइंट आप बता सकते हैं किसी को संविधान के बारे में। संविधान हमारा प्राथमिक कानून है, इनमें से ही सारे कानून बन के आएंगे। संविधान हमारा कानून का, नियम का एक संग्रह है। शासन व्यवस्था की हमारी रूपरेखा है। किसी देश के भावी निर्माण के लिए संविधान जिम्मेदार होता है। संविधान को, सरकार को शक्ति व सीमाएं बताता है।
पर संविधान ही क्यों सरकार को शक्ति देता है, तो फिर इस संविधान को पावर कौन देता है, संविधान को शक्ति कौन देता है? तो इस संविधान के ऊपर बताया गया सबसे ऊपर जनता को, जनता मतलब हम लोगों को बताया गया, भारत की जनता को बताया गया है संविधान से भी ऊपर, क्योंकि संविधान को शक्ति जनता देगी और जनता ही शक्ति सरकार को देगी। दैट इज क्लियर। मैं मानता हूं संविधान पॉइंट आज आपका एकदम क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ जरूरतवाद होंगे। क्यों, इतना क्लियर हुआ? अगर थोड़ा सा एक पॉइंट इसी में और लिखना चाहें आप लोग संविधान को, तो लिख सकते हैं किसी देश का शासन व्यवस्था को, किसी देश की, जो मैंने पहले बोला, किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए जो आपके नियम कानून बनाए जाते हैं उसे भी क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। क्लियर। थोड़ा सा आगे चलते हैं आप। हो गया इतना पॉइंट, आगे चलिए। संविधान के बाद हम लोग बात करते हैं संविधानवाद। क्या बात करेंगे? संविधानवाद। इसीलिए मैंने इसको पूरा इरेज नहीं किया था। संविधानवाद, संविधानवाद का मतलब कुछ नहीं होता, बस एक छोटा सा पॉइंट है कि संविधान के दायरे में रहकर काम करना, संविधान के सीमा में रहकर काम करना, मतलब कोई भी अनलीगल काम मत करना, सारे लीगल काम करना जो संविधान के अंदर में आते हों, संविधान के द्वारा बनाए जाते हों, नियम कानून की व्यवस्थाओं का पालन करते हों, उसे बोलते हैं संविधान। ठीक, संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन क्या कहलाता है? संविधानवाद कहलाता है। गवर्निंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, लिखना चाहें तो लिख लें, गवर्निंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा आप आगे चलिए, और ये पूरा हम आज शब्दकोश आपको बताते हैं कि संविधान में हर शब्द का मतलब क्या है। अगर आपको हर शब्द का मतलब पता हो जाएगा तो मैं मानता हूं कि आपको कुछ चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि आगे चल के जब हम लोग बोलेंगे संविधानवाद, तब आपको आएगा संविधानवाद क्या है। तो जब जब आपको कोई रास्ता क्लियर हो जाए तब आपको चलना क्या हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। तो क्लियर हो गया, संविधान की सीमा में रहकर कोई काम करना संविधानवाद कहलाता है। गवर्निंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक, संविधान। चलिए, अब एक अच्छा वर्ड आता है आपके सामने, लोकतंत्र। क्या आता है? लोकतंत्र। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए आपके सामने एक ही नाम आता है, अब्राहम लिंकन। लिंकन साहब अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, प्रेसिडेंट हुए अब्राहम लिंकन। इन्होंने आप सभी के सामने, पहले क्या चलता था हम लोगों के, मोनार्क सिस्टम था, ऑटोक्रेसी थी, राजतंत्र था, राजा का पुत्र राजा, राजा जो कह दे वही संविधान, राजा जो बता दे वही नियम कानून। तब क्या होता था? लोकतंत्र बनता था, राजतंत्र होता था। पर इन सब चीज़ों को कम करने के लिए क्या बताया गया? डेमोक्रेसी बताई गई। सबसे पहले इस वर्ड का उपयोग अब्राहम लिंकन ने किया था कि लोकतंत्र होता क्या है। इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, लोग आज भी उसी को पढ़ते आ रहे हैं, जनता के लिए
जनता के द्वारा। ये तो आपको जानना ही है, बट आप इतना जान के छोड़ देंगे, ये आपके लिए ठीक नहीं। आपके लिए ये जानना तो ठीक है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, पर आप इतना जान के छोड़ दें, ये आपका मतलब नहीं। ये वो छोड़ दे जो पढ़ाई नहीं करता हो। तो हम लोग आपको आज कुछ ऐसे पॉइंट बताने जा रहे हैं, वन बाय वन। पॉइंट नंबर वन, लोकतंत्र का कुछ आपको अलग आज बताने जा रहे हैं। लोकतंत्र क्या है? भाई राजा को चुनने के लिए आपको तो कुछ करना नहीं होता था पहले के जमाने में। भाई राजा बन गया तो राजा है। कोई दंड राजा का सगा संबंधी कर दे तो राजा उसे दंड नहीं देता था। राजा का किसी के साथ तनाव है, संबंध ठीक नहीं है, तो राजा उसे ज्यादा दंड देता था। राजा के खिलाफ कोई वर्ड बोल दीजिए, राज्य से निष्कासित कर देता था। पर आज ये सब नहीं। तो सबसे मेन पॉइंट अगर हम करें यहाँ पे लिखना, तो शासक जो है, शासक मतलब राजा, शासक जनता के द्वारा तय किया जाएगा। शासक जनता के द्वारा तय किया जाएगा। शासक जनता के द्वारा तय किया जाएगा। दूसरा पॉइंट अगर लिखना चाहें तो शासन के लिए कम से कम बल का प्रयोग हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई काम कोई नहीं करता है तो उसको पीट पाट दिया जाएगा। मान लीजिए कोई योजना आई आपके मनपसंद की नहीं है तो आप उस पर विरोध करते हैं, तो शासन व्यवस्था को करने के लिए कम से कम बल का प्रयोग किया जाएगा। दूसरी चीज, राजतंत्र में क्या था? फाइनल पावर जनता के लिए नहीं, राजा के हाथों में होती थी। यहां क्या है? अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होगी। अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होगी, इसे बोलते हैं लोकतंत्र। एक पॉइंट अगर और आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पहले आप राजा के खिलाफ नहीं जा सकते थे। पहले आप जो है राजा के खिलाफ नहीं जा सकते थे, बट आप यहाँ क्या है? सरकार के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध में आप जा सकते हैं। ये आपको सरकार छूट देती है। सरकार नहीं, संविधान। सरकार का मतलब कोई भी हो सकती है जो आपके एग्जीक्यूटिव में हो। मैं ये नहीं कहता ये सरकार, कोई भी सरकार आपकी हो सकती है। तो ये पॉइंट अगर आपको कहीं भी दिखें तो उस चीज को आप क्या बताएंगे? लोकतंत्र बताएंगे। ये आपसे उम्मीद रखते हैं हम लोग कि आप लोग अब ये बताएंगे, तब जाके बनेगा लोकतंत्र, नहीं तो राजतंत्र होगा। क्या ये चीजें हैं एक्चुअल में? शासक जनता के द्वारा तय किया जाता है। पॉइंट क्या मतलब है? कोई ग्राम प्रधान चुनना होता है तो कौन चुनता है? वोट हम लोग देते हैं। अपने यहाँ का एमपी एमएलए चुनना होता है, वोट कौन देता है? हम लोग देते हैं। चाहे तो बदल देंगे, है पावर ये हम में, बिल्कुल। तो यही पॉइंट लिखा है हमने कि शासक जनता के द्वारा तय किया जाएगा। हम लोग चाहेंगे तो जिसको चाहेंगे उसको शासक बनाएंगे, किसी के जबरदस्ती नहीं बनाएंगे। पर आज का जमाना है ऐसा, बड़ा उलझा हुआ मामला है, पर हमको ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे ध्यान देना है। क्योंकि सारी बुराइयों को तभी खत्म किया जा सकता है जब 140 करोड़ लोग एक साथ मिलकर कोई काम करें। तब देश आगे बढ़ सकता है, देश की इकोनॉमी बढ़ सकती है, देश मजबूत हो सकता है, देश भाईचारे की तरफ जा सकता है, देश का बिहेवियर अच्छा हो सकता है, देश का इन्वायरमेंट बदल सकता है, देश का नाम रोशन हो सकता है। तब जब 140 करोड़ लोग एक साथ होकर, एकजुट होकर काम करेंगे, अपनी ईमानदारी से काम करेंगे। दैट इज क्लियर? शासन के कम से कम बल का प्रयोग किया जाए। शासन के नहीं, शासन के लिए। थोड़ा एक पॉइंट ऐड करिएगा, शासन के लिए। शासन के लिए कम से कम बल का प्रयोग किया जाए।
मतलब अगर आप पे कोई आपका शासक है, एमपी एमएलए है, ग्राम प्रधान है, क्या वो आप पे कभी दंडित करता है? बिल्कुल नहीं। क्या कानून आपको कभी परेशान करता है? बिल्कुल नहीं। कोई काम नहीं करते हैं फिर भी कानून आपको एक नियम के हिसाब काम करता है। ऐसा नहीं हर आदमी को परेशान करेगा। आप इनको वोट नहीं देंगे तो कानून आपको पिटाई करेगा? बिल्कुल नहीं। जिसको आपका मन है उसको आप मतदान कीजिए। आप जनता को चुनिए, सरकार को चुनिए, ये हम सबकी पावर है। तो कभी भी बल का प्रयोग किया जाएगा बट बहुत कम। बल भी नहीं प्रयोग किया जाएगा तो हम लोग क्या काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग दंगा फसाद करेंगे, ये हर व्यक्ति का है। चलिए, अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होगी, है बिल्कुल। जब चाहें 5 साल बाद हम क्या कर सकते हैं, चुनाव को फेरबदल करके अपने शासक को बदल देंगे। करो मनमानी, मिलेंगे अगले साल। ठीक, आइए। सरकार के विरुद्ध हम जा सकते हैं। जब भी होता है कि हम सरकार के विरुद्ध कोई बात बोल सकते हैं, है ऐसा? बिल्कुल। क्या पहले ऐसा था जब राजतंत्र था हमारा? राजा के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं बोल सकते थे, दीवारों के कान होते थे, ऐसा बताया जाता था। क्या दीवारों के कान होते थे? चलिए, तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए इसके लिए थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अगर थोड़ा सा पॉइंट लिखें तो लोकतंत्र जो है हमारा, महिलाओं तथा पुरुषों के चरित्र को क्रियाशील बनाता है, हर किसी को बराबरी का मौका देने के साहस रखता है। ये भी लोकतंत्र का सर्वोच्च गुण है, ये जानते रहिएगा। तो चलिए थोड़ा सा आगे अब आते हैं। गणतंत्र या गणराज्य, रिपब्लिक किसे बोलते हैं? बहुत बार आपने सुना होगा रिपब्लिक क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है, गणराज्य क्या होता है। पीडीएफ तो मिलेगी नहीं भाई, क्योंकि ये हमारा क्या है, व्हाइट बोर्ड है। तो आपको अपने आप नोट बनाना पड़ेगा। नोट्स आप बनाएंगे, कंटेंट हमारा रहेगा। गणतंत्र या गणराज्य किसे बोलते? रिपब्लिक, गणराज्य, गणतंत्र, रिपब्लिक। जिस भी देश में बिना भेदभाव किए किसी भी नागरिक को वोट देने का, मत देने का अधिकार हो, उसे बोलते हैं गणतंत्र। क्या लिखा हमने? जिस भी देश में बिना भेदभाव किए वोट, ब्रैकेट में लिखेंगे मत, देने का अधिकार हो, उसी गणतंत्र बोलते हैं। उसी को सार्वभौमिक अधिकार बोलते हैं। कभी कभी उसी को सार्वभौमिक मताधिकार बोलते हैं। क्या? सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार बोलते हैं। भेदभाव का मतलब क्या है, एग्जाम्पल पे हम लोग समझने की कोशिश करें। क्या कभी भी आपको स्त्री या पुरुष देख के वोट डालने की वैल्यू होती है? बिल्कुल नहीं। क्या कभी एक विधायक का वोट ज्यादा होता है, आपका वोट कम होता है? बिल्कुल नहीं। क्या एक हिंदू जाति के लोगों का वोट दूसरा है, किसी और जाति के लोगों का वोट दूसरा है? बिल्कुल नहीं। एक विधायक, एक एमएलए, हर आदमी की वोट की वैल्यू सेम है। अगर एक विधायक के, एमपी के वोट की वैल्यू अगर 10 है तो एक आम नागरिक की वैल्यू भी क्या है? 10 ही है। इसी को बोलते हैं गणतंत्र।
गण मतलब लोगों का, तंत्र मतलब समूह, जहाँ लोगों के समूह के द्वारा कोई काम हो, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं मिले तो उसे सार्वभौमिक मताधिकार बोलते हैं। और भी लिख लीजिए, शासन व्यवस्था के सर्वोच्च पद का वंशानुगत न होकर एक निश्चित कार्यकाल होगा। दूसरी चीज और लिख लीजिएगा, क्या लिख लेंगे कि जो आपका राजा होगा, जो मेन शासक होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। जो आपका राजा होगा या शासक होगा, ये वंशानुगत नहीं है, ये एक निश्चित अवधि के लिए है, निश्चित अवधि के लिए। ये पॉइंट आप लोग रखिएगा। ये भी गणतंत्र की एक पहचान है कि शासक आपका, ये नहीं प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री होगा, एमएलए का बेटा एमएलए होगा। आज का जमाना ये है कि शासक एक निश्चित अवधि के बाद चेंज होगा। ठीक, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा और चलिए कुछ वर्ड की बात करें कि क्या होता है। केवल आज यही बात करेंगे इस वर्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर आपको मतलब क्लियर हो जाएगा तो आपका संविधान आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी का मीनिंग आपको पता चल जाता है तो आपको क्या है, थोड़ी चीजें आसान हो जाती हैं। फिर हम संविधान पे आएंगे कि संविधान क्या था। ये संविधान हो गया, ये संविधान के कुछ वर्ड हैं, तो उसी में से एक वर्ड और है हमारा संप्रभुता। संप्रभुता, सोवर्जिनिटी, प्रस्तावना का वर्ड है ये संप्रभुता। आपको मिलता है, कई लोग बोलते हैं संप्रभुता क्या है। अभी हमने भी थोड़ी देर पहले आपके सामने बोला था कि कंपनी 1757 के युद्ध के बाद प्रभुत्व में आई थी, शासन में आई थी। तो इसी का मतलब होता है सम, मतलब स्वयं का, प्रभुत्व मतलब शक्ति, शक्ति या फिर सत्ता, यही होता है बस। जब भी कोई देश स्वयं का निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार हो, जब भी कोई देश स्वयं का निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी हो, जिम्मेदार हो, उसी को बोलते हैं संप्रभुत्व। महिलाओं को भी स्वयं का अधिकार है निर्णय लेने का, ये भारत देश की पहचान है। महिलाओं को भी भारत में स्वयं का निर्णय लेने का अधिकार है। तो जब भी किसी को स्वयं का निर्णय लेने का अधिकार हो तो उसे क्या बोलते हैं, संप्रभुत्व बोलते हैं। आगे चलिए थोड़ा सा, जब एक देश, थोड़ा सा एक नोट बनाइएगा आप लोग, जब एक देश किसी दूसरे देश का निर्णय लेता है या हस्तक्षेप करता है आंतरिक मामले में, तो उस देश को क्या बोलते हैं, औपनिवेश या फिर गुलाम बोलते हैं। जब कोई देश किसी दूसरे देश का निर्णय लेता है तो उसे क्या बोलते हैं, औपनिवेश, या उसी को बोलते हैं गुलाम। क्योंकि हम लोग क्या थे, गुलाम देश के नागरिक थे, ब्रिटिश का हम पे गुलामी थी। वो हमारे आंतरिक मामलों में, बाह्य निर्णयों में क्या करते थे, हस्तक्षेप करते थे, निर्णय वो लेते थे, काम हमसे कराते थे। तो ऐसे देश को, ऐसे लोगों के क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं औपनिवेश। जब भी कोई देश किसी दूसरे देश का निर्णय लेता है तो उसे बोलते हैं औपनिवेश। एक पॉइंट और है, जब कोई एक व्यक्ति, यहीं पे दूसरा पॉइंट है, जब कोई एक व्यक्ति, जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे देश का निर्णय लेता है, कोई शक्तिशाली व्यक्ति,
तो उसे क्या बोलते हैं? नव उपनिवेशवाद बोलते हैं। जब भी कोई एक पॉइंट व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति दूसरे देश का निर्णय लेता हो तो उसे क्या बोलते हैं? नव उपनिवेशवाद, नव उपनिवेश। उम्मीद करते हैं दोनों पॉइंट क्लियर होगा। संप्रभुता का मतलब स्वयं का, शक्ति मतलब सत्ता का, निर्णय लेने का अधिकार हो, निर्णय लेने का अधिकार हो, स्वयं को निर्णय लेने का अधिकार हो तो उसे बोलते हैं संप्रभुता। जब एक देश किसी दूसरे देश का निर्णय ले तो उसे औपनिवेश या फिर गुलाम बोलते हैं। जब किसी देश का एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी दूसरे देश का निर्णय ले तो उसे क्या बोलते हैं? नव उपनिवेशवाद बोलते हैं। दैट इज क्लियर? नोट कर लीजिए थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नोट कर लिया? आइए लिखते रहिएगा भैया आप लोग, ठीक है? कहीं गलती ना हो जाए, इससे आपको एक बार लिख लेंगे तो वो चीज़ आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगी, और नहीं तो बार बार ढूंढेंगे, कोई और कुछ पढ़ाएगा तो कहीं कुछ और लिख लेंगे। तो एक वर्ड और है आपके सामने, पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म, पंथ का मतलब होता है धर्म, और धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। क्या लिख लें? पंथ का मतलब होता है धर्म, और धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। संविधान में धर्म निरपेक्ष नहीं, वहां पे पंथ निरपेक्ष का उपयोग किया गया है, क्योंकि पंथ का मतलब होता है कर्तव्य, और सभी पंथ का धर्म क्या है? समान है। ये भी बताया गया, सभी धर्म का, पंथ का, सभी धर्म क्या है? समान बताया गया है। फ्रांस में आपकी क्या है? नकारात्मक व्यवस्था है, ये फ्रांस का है। पंथ का मतलब धर्म, धर्म का मतलब कर्तव्य, और सभी पंथ का धर्म क्या है? समान है। इसीलिए संविधान किसी भी धर्म को डेडिकेट नहीं करता है, भारत देश किसी भी धर्म को डेडिकेट नहीं करता है। हमारा संविधान इस बात का गवाही देता है कि हम क्या है? पंथ निरपेक्ष हैं, ना कि धर्म निरपेक्ष हैं। भारत क्या है? हम अपने संविधान में बोलते हैं कि हम संप्रभुता हैं, पंथ निरपेक्ष हैं, समाजवाद है, बंधुत्व है, भाईचारा है हमारे यहाँ, पर कभी भी धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है। भारत के संविधान में साफ साफ इस बात को बताता है। क्लियर? नोट कर लीजिए। कर लिया? अधिकार क्या होता है? अच्छा वर्ड है अधिकार। हर जगह आपने सुना होगा अपना अधिकार जमाते हैं। ये अधिकार होता क्या है एक्चुअली में? अधिकार क्या होता है? जिसे अपना काम करने का हक हो, उसे अधिकार है। कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हो, अधिकार हो। क्या हो? कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हो, उसे क्या बोलते हैं? अधिकार बोलते हैं। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी हो, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी हो, उसी को अधिकार बोलते हैं। मूल अधिकार क्या होता है? जो संविधान में उल्लेखित हो। संवैधानिक अधिकार जो संविधान के दायरे में हो, ये सब क्या है? हमारे अधिकार हैं। तो थोड़ा सा हम विधायिका पार्लियामेंट की बात करते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे, इसी पॉइंट पे एंड करेंगे हो सकता है बात को, क्योंकि टाइम हम लोग ज़्यादा ले लिया आपका।
विधायिका क्या होती है, संसद क्या होती है? हम संसद लिखेंगे, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू का एक वर्ड है, कोई तानाशाह कैसे बनता है? कोई तानाशाह कैसे बनता है? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। कोई आतंकवादी कैसे बनता है? जब उसकी बातों को, उसकी डिमांड को पूरा नहीं किया जाता, तब वो व्यक्ति क्या बनता है? आतंकवाद बनता है, आतंकवादी बनता है। तो जब भी आपकी कमियां पूरी होंगी तब आप सही से रहेंगे, जब आपकी मांग को नहीं पूरा किया जाएगा तब क्या होगा? आप आतंकवादी बनेंगे। वही क्लियर सी बात है। पर कोई बनना नहीं, कोई बनना नहीं यहाँ से, अगर कुछ आपकी बात पूरी नहीं होती तो उसके लिए कुछ अलग उपाय है। तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा तानाशाह कोई कैसे बनता है? तो पहले का जमाना क्या था? राजतंत्र था। पर आज के जमाने में संसद है, और संसद को 3 जगह पे डिवाइड किया गया है। कैसे कैसे? एक को डिवाइड किया गया है, सॉरी थोड़ा सा हम लोग अलग आएंगे। यहाँ आप संसद न लिख के लोकतंत्र लिखिए, ये सही रहेगा वर्ड। लोकतंत्र को 3 डिवाइड भागों में किया गया है। पहला बताया गया संसद है, दूसरी हमारी कार्यपालिका है, तीसरी हमारी न्यायपालिका। इनका काम होता है कानून बनाना, लॉ फॉर्मेशन। इनका काम है कानून को लागू करना। कार्यपालिका को लिखना चाहें तो सरकार लिख सकते हैं आप। कानून बनाना, कानून लागू करना या कानून लागू करवाना। करना तो बहुत बड़ी बात हो गई, लागू करवाना लिखिएगा आप लोग। कोई योजना हो हम तक पहुंचाना, और उसी काम को जब कोई नहीं मानेगा तो इसे आप लिख सकते हैं न्यायालय। इसमें आपके कौन कौन से हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये कानून ना मानने पे, कानून या योजना ना मानने पे दंड देना। तो देखिए, ये कोई पर्सन पहला व्यक्ति है, ये दूसरे व्यक्ति हैं, ये तीसरे व्यक्ति हैं। तो जब ये 3 लोग अलग अलग काम करते हैं, ये अलग बनाए, ये अलग बनाए, ये अलग, तो भाई इनका ये बनाया हुआ कानून इनको नहीं पसंद आया, इनका बनाया हुआ कुछ काम इनको नहीं पसंद आया। तो कोई भी काम तब होगा जब ये तीनों लोग किसी पॉइंट पे लिए एग्री होंगे, इन तीनों का किसी पॉइंट के लिए सहमति होगी, तभी ये पॉइंट हमारा क्या होगा? बन के आएगा। पर पहले ऐसा नहीं होता था। जब ये तीनों काम किसी एक व्यक्ति को दे दिए जाएं, जब ये तीनों काम किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो वो व्यक्ति लोकतंत्र नहीं, फिर तानाशाह बन जाएगा। क्योंकि उसे लगेगा हम तो कुछ भी कर सकते हैं। यदि आपको ही इतनी पावर दे दें कि आप देश में जो चाहें वो करें, जो मन हो कानून बनाएं, जिसको मन हो दंड दे दें, तो आप क्या कहेंगे? बहुत पावरफुल इंसान है। आज लोगों के पास कुछ पैसा आ जाता है तो समझते हैं दुनिया के सबसे बड़े इंसान हम हैं। तो अगर इतनी पावर किसी को आ जाए तो इसीलिए मॉन्टेस्क्यू के द्वारा ये बताया गया। इसीलिए लोकतंत्र में ये चीज़ें 3 अलग अलग लोगों के हाथों में होती हैं, ताकि लोग दूसरे लोग से बंधे रहें। इस पॉइंट को बोलते हैं लोकतंत्र। के साथ हम लोग एक संवैधानिक व्यवस्था बोलते हैं, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति, कोई भी राज्य, कोई भी देश तानाशाह नहीं बनता है। क्लियर हुआ पॉइंट? इतनी ही बात को हम लोग शायद आज करेंगे और फिर आगे चलेंगे। कहाँ पे? थोड़ा सा आगे चलते हैं। पॉइंट को इंड किया जाए क्या? नहीं, आज हम लोग कुछ मेन पॉइंट की चर्चा किए, और इसी मेन पॉइंट के साथ हम लोग आज अपने पॉइंट को बंद करेंगे। फिर आगे आएंगे अपनी क्लास में।
और आगे बात करेंगे संविधान से रिलेटेड। अब आज की संविधान की पूरी संवैधानिक शब्दकोश क्लियर होता है, और कल की अगली क्लास में जब भी आएंगे हम लोग तो संविधान के आगे पॉइंट की अब बात करेंगे, प्रस्तावना की, संविधान कैसे अडॉप्ट किया गया, संविधान में क्या क्या पॉइंट लिए गए, कहाँ से क्या पॉइंट आया, अनुच्छेद क्या है, ये सब बात करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। दैट इज क्लियर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको अब अगली क्लास में। उम्मीद करते हैं आप लोग सपोर्ट करेंगे और अच्छा लगा होगा आपको क्लास। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जय हिंद, आप सभी को नमस्कार।